कि मध्यकालीन भारत, है ना। अब ध्यान से सुनना क्या पढ़ रहे थे। तो देखो मध्यकालीन भारत मैंने बताया था आपको 712 ईस्वी से स्टार्ट होता है। कब तक चलता है ये? 1857 तक चलता है। मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ध्यान सुनना कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है भारत पर अरबों के आक्रमण से। कहाँ से होती है? भारत पर अरबों के आक्रमण से होती है। भारत पर अरबों के द्वारा पहला आक्रमण 712 में किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। सबसे पहले कहाँ विजय सिंध पर विजय प्राप्त करी थी, और सिंध का शासक कौन था? जाहिर था। ये सब चीजें बता रखी। और भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य जो था वो भारत की धन संपदा को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। ये पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको अगला पढ़ाया था कि सबसे पहले अरबों का आक्रमण पढ़ा दिया था, हाँ। तो सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है, ठीक है। चलो अरबों के आक्रमण के बाद हमने पढ़ा था दूसरा गजनवी साम्राज्य। क्या पढ़ा था? गजनवी साम्राज्य, ये पढ़ाया था। तो क्या पढ़ाया था? गजनवी साम्राज्य का संस्थापक जो था वो कौन था? अलब्दिकीन। अलब्दिकीन ने 932 में गजनवी साम्राज्य की स्थापना करी थी। हो गया क्लियर? अलब्दिकीन के बाद आया था पीरितकीन। पीरितकीन के समय भारत पे सबसे पहला आक्रमण हुआ था। पीरितकीन के बाद पढ़ाया था सुबुक्तकीन, जो अलब्दिकीन का गुलाम और कमार था। सुबुक्तकीन के बाद आता महमूद गजनवी। क्या नाम पढ़ाया था? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी कौन था? सुबुक्तकीन का पुत्र था, जिसने भारत पर कितने 17 बार आक्रमण करे थे। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में करा था, ठीक है। उसके बाद लिखाया था 1001 में करा था। सबसे चर्चित आक्रमण 1025 1026 में लिखाया था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, ठीक है, ये बताया था। और गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर लूटा था कि उसमें वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था, सही है, ये बताया। इसके बाद दिखाया था कि इसका अंतिम आक्रमण 1027 में रहा था, जाटों के विरुद्ध रहा था, ठीक है। तो महमूद गजनवी जो था इसका भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में इसके विरुद्ध रहा था, जाटों के विरुद्ध रहा था, ये बताया था कि जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था तभी क्या हुआ था? राजस्थान के जो जाट थे उन्होंने इसका विद्रोह करा। इसके बाद दिखाया था मैंने आपको, ये हो गया था। इसके बाद दिखाया था कि जो महमूद गजनवी था इसके दरबार में भी कुछ विद्वान रहते थे, इसके फूफा रहते थे। फारूकी, उद्बी ने एक रचना लिखी जिसका नाम है तारीख-ए-यमीनी। इसके अलावा फिरदौसी ने शाहनामा, अल बरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीकात-ए-हिंद या हिंद की खोज, ये पूछा जाता है ना, ये बताया। और अल बरूनी जो था भारत किसके शासनकाल में आया था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में भी भारत आया, या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और महमूद गजनवी का प्रसिद्ध भी दरबारी लेखक और कवि कौन था? तो ये था बरूनी। ये चीजें बता दी थी। इसके बाद दिखाया था कि महमूद गजनवी को बुश शिकन के नाम से जाना है। बुश शिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, ठीक है। तो मूर्ति तोड़ने के कारण भी इसको क्या नाम से लाता है? तो इसको जो है बुश शिकन के नाम से लाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो महमूद गजनवी था किस वंश का शासक था? यमीनी वंश का, ये चीजें बताई। इसके बाद दिखाया था मैंने आपको अगली चीज बताई थी कि जो महमूद गजनवी था, ठीक है, ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। तो क्वेश्चन आता है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क सरदार कौन था? तुर्क सरदार की बात हो रही है, तो पहला तुर्क सरदार कौन था? ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला तो महमूद गजनवी। तो ये किसके बारे में पढ़ा था? महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अरबों का आक्रमण पढ़ा गजनवी साम्राज्य के बाद। फिर मैंने पढ़ाया था आपको गौड़ साम्राज्य, पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था भैया? गौड़ साम्राज्य के बारे में। तो गौड़ साम्राज्य की शुरुआत होती है 1173 से लेकर और ये चलता 1206 तक। ये बताया, क्या बताया था? तो ये बताया था सबसे पहले कि गौड़ साम्राज्य क्या था? गजनवी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा साम्राज्य था, लेकिन जब तक गजनवी साम्राज्य पावरफुल था गौड़ साम्राज्य अलग नहीं हो पाया था। लेकिन 1173 में क्या होता है? तो 1173 में गजनवी साम्राज्य से विभाजित होकर मोहम्मद गोरी एक व्यक्ति रहता है जिसने गौड़ साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो गौड़ साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गोरी था, जिसने 1173 में किसकी स्थापना करी थी? गौड़ साम्राज्य की स्थापना करी थी। और मोहम्मद गोरी शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि जो मोहम्मद गोरी था वो क्या नाम से शासक बना था? तो शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से शासक बना था। और इसका भारत पर पहला आक्रमण 1175 में रहा था। कहां पर रहा था? मुल्तान में, करमाती शासक के विरुद्ध। तो मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कहां हुआ था? मुल्तान में हुआ था। मुल्तान क्षेत्र का नाम है। और किसके विरुद्ध हुआ था? तो करमाती शासक के विरुद्ध आक्रमण हुआ था। ये इसका भारत पर पहला आक्रमण हो गया, क्लियर। फिर आता है कि इसका दूसरा आक्रमण 1178 में रहा था गुजरात पर। कहां आक्रमण हुआ था इसका? तो 1178 में इसका जो आक्रमण रहा था, तो 1178 में इसका जो आक्रमण रहा था वो कहां रहा था? तो 1178 में इसका आक्रमण गुजरात पर रहा था। और गुजरात पर आक्रमण करने गया था गुजरात का शासक था भीमद्वितीय। हो गया क्लियर। तो 1178 में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करा था गुजरात पर। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीमद्वितीय था। और भीमद्वितीय ने क्या करा था? तो भीमद्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित करा था, जो मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी।
तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मोहम्मद घोरी को भारत में सबसे पहले किसने हराया था? तो मोहम्मद घोरी को भारत में किसने हराया था? कि तो मोहम्मद घोरी को भारत में सबसे पहले भीम द्वितीय ने हराया था। और भीम द्वितीय कहाँ का शासक था? गुजरात के शासक। कब हराया था? 1170, है ना, पाटन में, ठीक है, जो उसकी राजधानी थी अहिलवाड़, ठीक है, वो क्षेत्र का नाम। चलो तो देखो कहाँ है कि आक्रमण करने? गुजरात में, है ना। अब आक्रमण करने आया गुजरात में, तो इसने देखा कि गुजरात में तो बुरी तरह से पराजित करा, ठीक है, मतलब यहाँ का शासक के साथ भी शक्तिशाली है, तो अपनी जान बचाकर वापस अपने क्षेत्र पर गया। तो इसने कहा कि गुजरात नहीं आना, ठीक है, अब वापस गुजरात पर आक्रमण करेगा क्या? जब अपनी जान बचाकर ही भगा भी है तो अब ये क्या करता है? तो फिर अब दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। कहाँ पर? दिल्ली पर आक्रमण करने की। अब ये कहता है कि मैं अगला आक्रमण क्या करूंगा? दिल्ली पर करूंगा। अब देखो 1171 में तो बुरी तरह से पराजित हुआ, इसके कोई कुछ भी नहीं था। फिर वापस क्या करता है कि अपनी सेना अपने क्षेत्र में गया, वापस अपनी सेना को एकत्रित करता है। सेना को एकत्रित करने के बाद तराइन के मैदान में युद्ध लड़ता है। तो तराइन का युद्ध होता, तो तराइन का मैदान मैंने आपको बताया था ये कहाँ है, तो तराइन का युद्ध हुआ, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तराइन जो है भी जगह का नाम है, वर्तमान में हरियाणा में आता है, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब ये कि ये क्षेत्र है, यहाँ दिल्ली है और ये यहाँ था। अब यहाँ से आक्रमण करने आ रहा है तो ये यहाँ से इसकी सेना आएगी, यहाँ से इसकी, तो यहाँ इस क्षेत्र में क्या होगा? युद्ध होगा। तो इसी क्षेत्र का नाम था तराइन। तो तराइन में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था प्रथम। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसको हराया था? मोहम्मद घोरी को हराया था, जो घोरी की भारत में दूसरी हार थी। पहली बार किसने हराया था? भीम द्वितीय ने। दूसरी बार किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर क्या होता है? तो फिर वापस तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, अगले साल वापस होता है। और कहा जाता है कि इस युद्ध में जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, इस युद्ध में मोहम्मद घोरी का साथ किसने दिया था? जयचंद्र ने दिया था। तो इस युद्ध में क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय रहता है उसकी पराजित हो जाती है। देखो तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या होती है? हार होती है। ये ध्यान रखना, ये तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हारे थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन से युद्ध में? तराइन के द्वितीय युद्ध में। और तराइन के द्वितीय युद्ध कौन जीता था? मोहम्मद घोरी जीता था। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। अब लास्ट जो युद्ध था ये देखो, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए, अब राजा बचा कौन? जयचंद्र, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1191 में जयचंद्र से कौन युद्ध लड़ लेता है? मोहम्मद घोरी। चंदामार का युद्ध पढ़ाया था, 1194 में होता है। इस युद्ध में क्या करता है? तो इस युद्ध में जो मोहम्मद घोरी रहता है वो जयचंद्र की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। हो गया क्लियर? और जयचंद्र किस वंश का शासक था? राठौर वंश का। तो क्वेश्चन आता है कि राठौर वंश का अंतिम शासक कौन था? राठौर वंश का अंतिम शासक कौन था? जो मोहम्मद घोरी से युद्ध में पराजित हुआ था, जयचंद्र। और चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। आगे आगे समझ में यहाँ तक की, है ना, ये ध्यान, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद क्या होता है? तो फिर इसके बाद 1206 जो रहता है, 1206 में मोहम्मद घोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद घोरी ने यह गौर साम्राज्य कब से कब तक रहा था? तो 1173 से लेकर 1206, हो गया क्लियर। और 1206 में मोहम्मद घोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद से ये चीज शुरू होती है कि भारत में नई चीज इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत। क्या होता है? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से, और ये चलेगा 1526 तक, ये बताया। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से क्यों हुई? 1206 से इसलिए हुई क्योंकि 1206 में किसकी मृत्यु हुई थी? तो 1206 में हुई थी मोहम्मद घोरी की मृत्यु। और मैंने आपको चीज बताई थी कि जो मोहम्मद घोरी था, इसने भारत में जो भी अपने प्रदेश जीते हुए थे, इन प्रदेशों में इसने अपने क्या बना रखे थे? गुलाम। क्या बना रखे थे? अब ये थोड़ी ना था कि इसने भारत में जो भी अपने प्रदेश जीते तो इसने भारत में शासन करा। शासन तो ये इसके क्षेत्र में कर रहा था, है ना। तो फिर इसको ये जो क्षेत्र जीते थे, क्षेत्र जीतने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जिसने जो भी क्षेत्र जीते इन क्षेत्र में अपने क्या बिठा देता था? ये गुलाम बिठा देता था। अब ये गुलाम क्या करते थे? ये जो क्षेत्र होता था यहाँ से टैक्स इकट्ठा करते थे। क्या करते थे? टैक्स इकट्ठा करते थे। अब जो भी टैक्स इकट्ठा होता है वो टैक्स इकट्ठा करते थे, थोड़ा अपने पास रखते थे, वापस इसको देते थे, इसको दे देते थे। यहाँ का जो गुलाम होगा वो क्या करता था? अपना जो भी टैक्स होता था इकट्ठा करता था, ठीक है, थोड़ा अपने पास रखता था, वापस कर देता था। आया भी लॉजिक समझ में? तो इसके गुलाम। अब 1206 में क्या हुई? जैसी मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई तो इसके गुलाम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, ठीक है, स्वतंत्र हो गए और अपने हिसाब से इन्होंने क्या करा दिया? तो अपने हिसाब से इन्होंने, ठीक है, अपना अपना क्षेत्र का बंटवारा करा। उसी में से एक वंश आता है जिसका नाम था गुलाम वंश। क्या पढ़ा था अपने सबसे पहले? गुलाम वंश, ये बताया था। गुलाम वंश की शुरुआत होती 1206 से चलता है 1290 तक, सही है। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश था।
ठीक है। कब से कब तक की अवधि 1206 से 1290 तक। और इस गुलाम वंश में सबसे पहला जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये 1206 में शासक बना था और 1210 तक रहा था। क्या क्या चीजें बता दी थी, सुन लेना यहीं पर, है ना। सुनो, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके का कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गोरी ने जो भी भारत में अपने प्रदेश जीते हुए थे वहां का गुलाम किसको बना रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बना रखा था। हो गया क्लियर? ये चीज बताई थी मैंने आपको। इसके बाद मैंने बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने 1206 में क्या करा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राज्य की राजधानी किसको बनाया था? लाहौर। किसको बनाया था? लाहौर को। तो दिल्ली सल्तनत की अरबी राजधानी क्या थी? लाहौर। ये बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ठीक है, इसने क्या क्या निर्माण कार्य करे थे। तो ये सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? या कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, है ना। ये नींव रखी थी, शुरू करवाया था, ये दोनों एक ही चीज होती है। इसके बाद बताया था कि इसने दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। तो दिल्ली की एक कुव्वत इस्लाम मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली की कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी इसने करवाया था। ठीक है, जो विदेशी मुस्लिमों द्वारा बनेगी भारत में पहली मस्जिद। तो क्वेश्चन आता है कि विदेशी मुस्लिमों द्वारा बनेगी भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, या भारत की पहली मस्जिद कहां पर है? तो वे विदेशी मुस्लिमों द्वारा बनेगी भारत की पहली मस्जिद का नाम है कुव्वत इस्लाम मस्जिद। ये दिल्ली में भी है। इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? विदेशी मुस्लिम है। हो गया क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इसके बाद मैंने आपको लिखाया था कि इसने अजमेर में एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो अजमेर का जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये क्या है? एक तो पहली बात तो अजमेर का जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है मस्जिद है। और ये मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, और कहा जाता है कि जो ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। इसका निर्माण विग्रहराजा चतुर्थ ये विसर्जन चौहान ने करवाया। ठीक है, जो चौहान वंश के शासक थे विग्रहराजा चतुर्थ ये विसर्जन चौहान ने करवाया था। कालांतर में इसको तुड़वा कर यहाँ पर क्या बनी थी? इसने मस्जिद बनवाई थी। हो गया क्लियर? ये ध्यान रखना। फिर मैंने बताया था कि ये जो मस्जिद आज बनी हुई है पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। इसके प्रमाण हमको कहाँ से मिलते हैं? तो इसके प्रमाण के बारे में बताया था कि जो विजयनगर चतुर्थ था जिन्होंने विसर्जन चौहान ने ठीक है जिन्होंने संस्कृत विद्यालय बनाया इसके ऊपर इन्होंने एक नाटक लिखवाया था, हिलीबिली नाटक। ठीक है, तो इस हिलीबिली नाटक के जो अंश है वो किस मस्जिद पे मिलते हैं? कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है यहीं पर मिलते हैं। तो जिससे इसका अंदाजा लगाया जाता है कि पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था? संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। आया क्या समझ में? ये ध्यान, ठीक है। चलो, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको दो उपाधि मिली हुई थी। एक का नाम था लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दानी। तो क्वेश्चन आता है किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाता है? तो लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दानी, है ना। या कौन लाखों का दान करता था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसको कुरान खवा की उपाधि मिली हुई थी। कुरान खवा का मतलब क्या होता है? तो ये पांचों टाइम नमाज पढ़ने के कारण एक उपाधि मिली थी, इसका नाम था कुरान खवा। तो कुरान खवा की उपाधि भी किसको मिली थी? इसी को मिली थी। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी के बाद बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेना नायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। तो क्वेश्चन आता है कि भाई बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी जो था, है ना, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति या सेना नायक था। और इसी ने क्या करा था? तो इसी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा। तो बख्तियार खिलजी का नाम कहाँ आता है? तो बख्तियार खिलजी का नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, जो भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय रहा है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? बौद्ध धर्म का। ठीक है, हो गया क्लियर? तो बख्तियार खिलजी जो था इसने क्या करा था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का कार्य करा था। किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक की सेनापति था बख्तियार खिलजी। हो गया क्लियर? इसके बाद दिखाया था इसके बाद क्या हुआ था? तो इसके बाद 1210 में, ठीक है, तो 1210 में क्या हुआ था? तो 1210 में चौगान का मतलब होता है कि पोलो। क्या होता है? पोलो। और भारत में पोलो लेके बनाए भी तुर्की लोग भी लेकर आए थे। तो सन 1210 में मैंने बताया था पोलो या चौगान खेलते समय क्या हो गया था? घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। हो गया क्लियर? तो क्वेश्चन आता है कि किस शासक की मृत्यु जो है ये पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की इसकी मृत्यु हो गई थी तो इसको कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था इसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? इसको कहाँ दफनाया गया? इसको लाहौर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया इसको? लाहौर में। तो क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में भी इसका मकबरा, भारत में नहीं। ठीक है, कहाँ पर है? लाहौर में। हो गया क्लियर? तो वर्तमान में कहाँ है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है वर्तमान में लाहौर में।
और दिल्ली सल्तनत की अरबी राजधानी भी क्या है, लाहौर। सही है, यहाँ तक आ गया। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करी, सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ा, गुलाम वंश में सबसे पहले नाम पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जो चीजें बताई ये ध्यान रखना। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद मैंने आपको बताया था, ये अगला जो शासक आता है आराम शाह। कौन आता है, आराम शाह। जैसे विशलदेव चौहान थे, ये पृथ्वीराज चौहान के पहले के शासक है, विशलदेव चौहान, हाँ पृथ्वीराज चौहान के पहले के शासक, पहले के शासक पृथ्वीराज चौहान के पहले के शासक थे, है ना। जैसे चौहान वंश भी अलग है, राजस्थान का रहा है इनसे पहले, ठीक है। जो चौहान रहे थे भी, इनकी जो सबसे लंबी राजधानी थी वो रही थी अजमेर। कहाँ के थे चौहान, अजमेर के थे। उनके नानाजी थे भी पृथ्वीराज चौहान के, जिनका नाम था अनंतपाल, है ना, अनंतपाल तोमर, जिन्होंने दिल्ली को जीता था सबसे पहले। ये दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले शासक कौन थे, उनका नाम था अनंतपाल तोमर। वो उनके कौन थे, नानाजी थे भी पृथ्वीराज चौहान करती। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार करा था, तो इस तरीके से इनका भी दिल्ली पर अधिकार हुआ था। लेकिन सबसे पहले जो अधिकार था भी इनका अजमेर में था। सबसे पहले चौहानों ने का शासन करा है अजमेर में, ठीक है। अजमेर में सबसे पहले, अजमेर के निकट भी एक जगह है, ठीक है, पुष्कर, सुना होगा नाम, नहीं सुना, पुष्कर जगह भी है, पुष्कर जी जगह। तो ये सबसे पहले वहीं पर, ठीक है, सबसे पहले कहा जाता है कि ये जो चौहान है, ऐसा कहा जाता है कि जो चौहान, जो चार राजपूत रहे, चौहान, प्रतिहार, चालुक्य और चंदेल, इनकी उत्पत्ति बताई जाती है अग्निकुंड से हुई। किससे हुई है, अग्निकुंड का सिद्धांत बताया कि इनमें कहा जाता है कि जो आबू पर्वत है, माउंट आबू नाम सुना हो, तो माउंट आबू पर भी एक गुरु वशिष्ठ का आश्रम है। तो वहां से वो यज्ञ कर रहे थे, तो कहा जाता है कि जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में जो राक्षस लोग थे वो क्या कर रहे थे, बाधा उत्पन्न कर रहे थे, है ना। कभी पिक्चर का पुराना देखा हो तो भी होता था, जब कोई ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, कोई राक्षस आके बाधा उत्पन्न करते थे। तो उसी अग्निकुंड से उन्होंने भी चार, ठीक है, चार लोगों की उत्पत्ति करी थी, जिसमें से भी चार अलग अलग वंश रहे। चालुक्य रहा भी है, ये सब राजपूत राज में चालुक्य, प्रतिहार, चौहान, है ना, और चंदेल। ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से बताई जाती है, अग्निकुंड से बताई जाती है। और जो पुष्कर जगह है, ठीक है, यहीं पर पुष्कर जगह है, यहीं पर, ठीक है, यहीं पर, ठीक है, एक शिलालेख लगा हुआ है जिसमें लिखा जाता है कि ये यहाँ का जो शासक था वो कौन थे, वासुदेव चौहान। क्या लिखा रहता है, वासुदेव चौहान। अब ये कौन है, ये वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक है, सबसे पहले पुरुष है भी है। इनके बारे में लिखा रहता है कि इन्होंने लगभग 500, ठीक है, 561 ईस्वी में, 561 ईस्वी में इन्होंने क्या करा था, तो 561 ईस्वी में इन्होंने, ठीक है, चौहान वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। और जो पुष्कर का भी है, जो पुष्कर झील का निर्माण भी कहा जाता है इन्होंने करवाया था। वहां पे शिलालेख लगा हुआ है, वहां से जानकारी, ठीक है, ये जरा वहां पर शिलालेख के पत्थर के ऊपर लिखा है। शिलालेख का होता है, शिला का मतलब पत्थर, लेख का मतलब लिखा हुआ, वहां पत्थर से लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो चौहान वंश की स्थापना के संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान है। और जो पुष्कर झील है उसका निर्माण भी किसने करा था, इन्होंने करवाया, ठीक है, इसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। चलो, तो आराम शाह की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता आराम शाह। मैंने बताया था 1210 से लेकर 1211 तक शासन करता है। अब कौन था भी आराम शाह के बारे में बताया था मैंने आपको। आराम शाह कौन था, तो आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। जैसी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, अगला गुलाम वंश का शासक कौन बनता है, आराम शाह। अब आराम शाह तो शासक तो बना भी है ना, शासन करा, इसने 3-4 माह तक शासन करा। लेकिन क्या हुआ, ये बना भी अयोग्य राजा। कैसा बना, तो ये अयोग्य शासक घोषित हुआ। कैसा घोषित हुआ, ये अयोग्य शासक घोषित हुआ। अयोग्य शासक घोषित हुआ। कैसा शासक घोषित हुआ, अयोग्य शासक घोषित। मतलब राजा ऐसी क्वालिटी की थी कि राजा बना। अब हुआ क्या, इसका लाहौर की जनता ने विरोध करा। क्या कहा कि इसको राजा स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई राजा ऐसी क्वालिटी नहीं, तो किसी दूसरे व्यक्ति को बताओ कि जो राजा बनने ऐसी क्वालिटी हो। तो उसी में से एक अगला व्यक्ति आता है जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम आता है, इल्तुतमिश, ठीक है। चलो, तो इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश जो था ये 1211 से लेकर 1236 तक के लिए शासन करता है। हो गया क्लियर, यहाँ से बताना था कि इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये इल्तुतमिश कौन था। जैसे आराम शाह तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, तो फिर मैंने बताया था आपको कि इल्तुतमिश कौन था। तो ये इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। क्या था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था ये, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। तो क्वेश्चन आता है कि, ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद जो था, ठीक है, वो कौन था, तो वो इल्तुतमिश था। आ गया भैया समझ में।
दूसरा क्वेश्चन कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश था इसे क्या कहा जाता है कि इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, इसको क्या कहते हैं? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। देखो अगर पूछे भी गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं? क्योंकि अब यहीं से गुलाम वंश शुरू होता है कि व्यवस्थित तरीके से। देखो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, लेकिन 4 साल तक ही शासन करा, मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका पुत्र आया, ये तो केवल 7-8 महीने था, है ना। अब यहाँ से होती है गुलाम वंश की शुरुआत। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। हो गया क्लियर? और इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गुलामों का गुलाम। तो क्यों कहते हैं इसको गुलामों का गुलाम? क्योंकि मैंने बताया आपको इल्तुतमिश किसका गुलाम था। तो इल्तुतमिश जो था ये किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश भी ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? ये ऐबक का गुलाम था। और ऐबक किसका गुलाम था? तो ये ऐबक जो था, ये तो बताया था ऐबक किसका गुलाम था। तो ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ऐबक किसका गुलाम था? तो ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम। तो ये इसका गुलाम, ये इसका गुलाम, तो इसको गुलामों का गुलाम हो गया। सही है? तो इसको क्या कहता था? ये गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ठीक है? तो क्या क्या बताइए सुनो। सबसे पहले इल्तुतमिश पढ़ा रहे। इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक शासन करा। ठीक है? सबसे पहले इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद, है ना। इसने क्या करा? तो ये इसने आराम शाह की हत्या करके क्या करा था? अब देखो आराम शाह भी शासक था, है ना, और लाहौर की जनता चाहती थी कि शासक इसको बनाना। तो दोनों के मध्य क्या हुआ? ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने किसकी हत्या कर दी? आराम शाह की हत्या कर दी। और क्या बन गया था? कि शासक बन गया। ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इल्तुतमिश था, ठीक है, इसको क्या कहता है? इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि यहीं से गुलाम वंश क्या होता है? वास्तविक रूप से शुरू होता है। इसके बाद इल्तुतमिश जो था इसको क्या कहता है? इसको गुलामों को गुलाम कहा जाता है। हो गया क्लियर? चलो अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो इल्तुतमिश था इसके समय के कार्य क्या क्या इसने कार्य करे, ये बताने थे कि बता दिया था। कहाँ तक पढ़ा दिया था लास्ट में? वास्तविक संस्थापक। एक काम करो, ये जो बोल रहा हूँ उसको लिख लो 4-5 लाइन। ठीक है? मैं लिखूंगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, या समझा दूंगा, है ना। तो सबसे पहले ऐसे करके लिख लो। देखो ये तो बता दिया कि इल्तुतमिश कौन था। तो इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, है ना। दूसरा मैंने आपको चीज बताई, दूसरी चीज क्या बताई कि दूसरा ये बताया कि गुलाम वंश का इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तीसरी मैंने चीज बताई कि इसको गुलामों को गुलाम कहते हैं। कहता आगे समझ में? चलो अब इसके बाद ऐसा करके लिख लेना, इल्तुतमिश के समय के महत्वपूर्ण कार्य। इसके समय के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? ये ध्यान, इल्तुतमिश के समय के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे। तो पहला पॉइंट करके इसमें लिख लेना, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। ठीक है? तो पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या इसका? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने क्या करवाया था? पूर्ण करवाया। सही है? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य क्या करवाया इसने? पूर्ण करवाया। आगे क्या समझ में? नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी। या पूछने में निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? तो ऐबक का नाम आएगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण ये पूरा किसने करवाया था? तो वो करवाया था ये किसने? इल्तुतमिश। हो गया क्लियर? दूसरा लिखना इसके बाद। ठीक है? चलो दूसरा लिखना, लिखो अपनी राजधानी को, दूसरा लिख लेना, लिखो अपनी राजधानी को, लिखो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित, लाहौर से दिल्ली, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित। ठीक है? तो अपनी राजधानी को इसने क्या करा था? कि लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि दिल्ली से क्वेश्चन आता है कि लाहौर से दिल्ली राजधानी लेकर कौन आया था? तो लाहौर से भी राजधानी को दिल्ली कौन लेकर आया है? इल्तुतमिश लेकर आया है। पहले राजधानी क्या थी? लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। उसके बाद लाहौर से दिल्ली कौन लेकर आया? इल्तुतमिश लेकर आया। तो ये दिल्ली सल्तनत की है। दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी होगी, पहली राजधानी लाहौर थी, दूसरी हो गई दिल्ली। हो गया क्लियर? चलो इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेना, लिखो अगला लिखना, लिखो पहला शासक था जिसने, पहला शासक था जिसने, पहला शासक था जिसने, लिखो पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का जारी करा था। शुद्ध अरबी सिक्का जारी करा था। शुद्ध अरबी सिक्का जारी करा था। ठीक है? तो क्वेश्चन आता है कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का जारी करा, या शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला पहला शासक इल्तुतमिश। हो गया क्लियर? इसके बाद अगला लिखना, देखो अपने विद्रोहियों को, अपने विद्रोहियों को, अपने विद्रोहियों को, अपने विद्रोहियों को रोकने के लिए, विद्रोहियों, विद्रोही क्या होता है? जो इसके दुश्मन होते हैं उसको विद्रोही कहते हैं। सही है ना? तो लिख लेना अपने विद्रोहियों को, लिखो अपने विद्रोहियों को
ठीक है, रोकने के लिए 40 शक्तिशाली गुलामों का एक संगठन बनाया। 40 शक्तिशाली 40 शक्तिशाली गुलामों का, ठीक है, अपने विद्रोहियों को रोकने के लिए, अपने विद्रोहियों को, इंपॉर्टेंट है, मैं जितने कोर्स बता रहा हूँ सब एग्जाम में आते हैं तो लिख लेना। अपने विद्रोहियों को रोकने के लिए 40 शक्तिशाली गुलामों का लिखना संगठन बनाया। 40 शक्तिशाली गुलामों का एक संगठन बनाया, लिख लेना, जिसे लिखना, जिसे तुर्कान ए चहलगान पूछा जाता है। तुर्कान ए चहलगान, चहलगान क्वेश्चन आता है कि तुर्कान ए चहलगान क्या था? फारसी भाषा का वर्ड है ना, ध्यान रखना। तो जिसे के नाम से ना था तुर्कान ए चहलगान, तो क्वेश्चन आता है कि तुर्कान ए चहलगान का निर्माण किसने करा था? इल्तुतमिश ने करा था। फिर आता है तुर्कान ए चहलगान क्या था? कि तो 40 शक्तिशाली गुलामों का संगठन था। कहने का मतलब ये है अगर कहीं पे भी इल्तुतमिश के समय में कहीं पे भी आक्रमण होगा तो ये किसको भेजता था? कि अपने 40 शक्तिशाली गुलामों को भेजता था, ये जाके विद्रोह करते थे। आ गया समझ में? मतलब 40 अलग ही शक्तिशाली गुलाम बना दिए थे इसने, कहीं विद्रोह होगा भी उनको बचाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो उसको क्या नाम से लेता था? तुर्कान ए चहलगान। चलो अगला पॉइंट करके लिख लेना इसके बाद, ठीक है। चलो ये हो गया ना, तुर्कान ए चहलगान किसने निर्माण करा था? 40 गुलाम को। चलो अगला लिखना इसके बाद, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखना, लिखो पहला शासक था जिसने, पहला शासक था जिसने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत करी थी। इक्तादारी प्रथा, इक्तादारी प्रथा है ना। पहला शासक था जिसने क्या करा था? इक्तादारी प्रथा की शुरुआत करी थी। इक्तादारी प्रथा का मतलब क्या होता है? जमीन। तो भैया सेवा के बदले में जमीन, कैसे लिखना? सेवा के बदले में, है ना। तो सेवा के बदले में क्या देना? भैया भूमि दान करना है, जमीन देना, ठीक है। जैसे अभी क्या होता है भैया, सेवा के बदले में पैसे मिलते हैं। तो भैया जैसे अधिकारी होता है तो अधिकारी लेवल का व्यक्ति है तो उसकी सैलरी अच्छी मिलेगी, सही है। और उससे कम का होगा उसको कम मिलेगी, उससे कम का होगा और कम मिलेगी, सही है। तो वैसे क्या होता था भैया, उस समय वेतन नहीं चलता था। वेतन को चलाएगा, आगे बताऊंगा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा ना, ठीक है। वो उसको बंद करके क्या चला देता था? वेतन चला देता है, ठीक है। तो सुन लेना, ये क्या करता था? तो इसके समय में जो भी सेवा करते थे या जो भी पदाधिकारी होते थे उनको ये क्या देता था कि सेवा के बदले में क्या देता था? तो सेवा के बदले में पैसे नहीं मिलते थे, जमीन मिलती। तो जितना बड़े पद का होगा कि उसको उतनी जमीन मिलेगी, जितना कम होगा उसको उतनी मिलेगी। तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत करी किसने थी? कि सेवा के बदले में भी ये क्या देना? जमीन देना। ये किसने शुरू करी थी? तो ये इल्तुतमिश ने करी। हो गया क्लियर? ये ध्यान रखना। अब इसको समाप्त करेगा कि आगे अलाउद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता? सुनने में दिखना मत, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू करा था। क्या करा था? नगद वेतन। फिर आता है कि सैनिकों को नगद वेतन देना किसने शुरू करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। ये हो गया था, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत करी थी। जमीन के बदले क्या देता था? तो सॉरी, सेवा के बदले में जमीन। अगला लिख लेना इसके बाद। चलो तो अगला लिख लेना, लिखो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही, अगला पॉइंट लिख लेना, लिखो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही। अगला लिखना, लिखो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही, लिखो सन 1229 में, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही लिखना, सन 1229 में, 1229 में इल्तुतमिश के शासनकाल में ही लिखना, लिखो सन 1229 में सर्वप्रथम, लिखो सर्वप्रथम मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों कौन होते हैं आगे समझाऊंगा, अभी नाम लिखते हैं। सबसे पहले मंगोलों का आक्रमण हुआ था, है ना। मंगोल एक प्रजाति होती थी भी, जाति थी, ठीक है, जिसका काम था केवल लूटपाट करना भी, है ना। लूटपाट करके क्या करना भी है, ठीक है। झुंड में आते थे, लूटपाट करते थे, कि काम था। तो पहली बार क्वेश्चन आता है कि पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था 1229 में। वो किसके नेतृत्व में? लिख लेना भी नेतृत्व में। कौन था? चंगेज आक्रमणकारी, नाम लिख लेना। तो लिख लेना चंगेज खान, है ना, चंगेज खान, चंगेज खान, ठीक है। तो पहला मंगोलों का आक्रमण भारत में किसके नेतृत्व में हुआ था? चंगेज खान के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। चलो किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। आक्रमणकारी से भी आगे सब धीरे समझते जाओ, सब आ जाएगा, है ना। चंगेज खान कौन था आगे समझा दूंगा। बस ये ध्यान रखो, मंगोलों का पहली बार आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है। चलो गया यहाँ तक। क्या क्या चीज करी थी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सुन लेना। क्वेश्चन ऐसे आता है कि इल्तुतमिश से संबंधित अगर जो बात बता रहा हूँ समझ जाना कि किसी बात हो रही। इल्तुतमिश की क्या बताया था? ये एबर का गुलाम और लमक था,
है ना। इल्तुतमिश का क्या था ये, तो इल्तुतमिश का गुलामों का जमात था, ठीक है। गुलाम उसका वास्तविक संस्थापक कौन है, ये भी इल्तुतमिश ही है। इसको गुलामों को गुलाम भी कहा जाता था, ये बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो इल्तुतमिश था इसके समय में क्या क्या कार्य हुए थे। तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था, शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी तो पूर्ण इसने करवाया था। इसके बाद मैंने बताया था कि इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लिया। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसके शासनकाल में आई थी, इल्तुतमिश के समय में आई थी। इसके बाद आता है कि किसने अपने विद्रोहियों को रोकने के लिए 40 शक्तिशाली गुलामों का संगठन बनाया था, या जिसे तुर्कान चहलगाम के नाम से जाना जाता है, तो कौन था, इल्तुतमिश था। सही है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का जारी करा, ठीक है। इसके बाद अगला मैंने बताया था कि भारत में पहली बार मंगोलों का जो आक्रमण था वो किसके शासनकाल में हुआ था, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था 1230 में। हो गया क्लियर, चलो, है ना। इसके बाद अगला लिख लेना, ये हो गया। चलो, तो इसमें लिख लेना, लिखो एक और पॉइंट लिख लेना, लिखो इल्तुतमिश ने, लिखो अपने पुत्र, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र, लिखो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र, लिखना नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन लिखना, मोहम्मद का मकबरा दिल्ली में बनवाया, ठीक है। चलो, तो इसमें लिख लेना, है ना, इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है कि जो इल्तुतमिश था इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा क्या बनवाया था, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा क्या करा था कि दिल्ली में बनवाया था, जिसे लिख लेना सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है किसका है, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है, नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। और नासिरुद्दीन मोहम्मद को ने भी है, इल्तुतमिश का पुत्र था। तो हुआ क्या था, जो इल्तुतमिश था इसी के शासनकाल में क्या हो गया था, इसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु हो गई थी तो इसने क्या करा था, एक मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे क्या नाम चलता सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। और मकबरे का मतलब होता है क्या कि आप देखते हो कोई मकबरा है तो मकबरा ये नहीं कि किसी को दफना किया, ये मकबरा होगा। कभी नेट पे सर्च करके देख लेना हुमायूं का मकबरा, ठीक है, मकबरा नहीं भी इमारत है वो। तो मकबरे के ऊपर या अपन कहते हैं हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा होता है कि ये देखा होगा हुमायूं का मकबरा हो गया, है ना। इसके अकबर का मकबरा, तो ये कोई मकबरे को इतने से थोड़ी ना ये, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो कहने का मतलब है ताजमहल क्या है, मकबरा है, ताज की कब्र है, शाहजहां की भी कब्र है। तो ये कहने का मतलब है मकबरे के ऊपर इमारत बनवाना, ये चीज की शुरुआत किसने करी थी। जैसे मकबरा है, इस मकबरे के ऊपर केवल दफनाखून दिए भी है, इसके ऊपर क्या बना हुआ, इमारत बना दी। तो इसलिए ये जो चीज होती है इसकी कार्य की शुरुआत किसने करी थी, सबसे पहले इल्तुतमिश। कि ये नहीं करा कि केवल के दफना दिया, ये मकबरा इतना सा नहीं है कि हुमायूं का मकबरा देखोगे तो इतना बड़ा, इतना नहीं है जो हुमायूं का मकबरा देखोगे पूरा घूम जाओगे, इतना बड़ा बना हुआ। मतलब मकबरे के ऊपर क्या बनी, इमारत बनी। आ रहा है समझ में। तो जैसे ताजमहल है क्या बना हुआ, मकबरा बना हुआ, उसके ऊपर इमारत बनी हुई है ना, तो उसकी बात हुई। तो इसने क्या करा था, तो इसने अपने पुत्र का मकबरा बनवाया था। और मकबरे बनवाने के अलावा इसने क्या करा था कि उसके चारों ओर एक तरीके से अपन कह सकते हैं इमारत का क्या करा था, निर्माण कराया था। तो ऐसा पहली बार भारत में किसने करा था, तो ये भारत में पहली इल्तुतमिश ने करा था। तो नीचे लिख लेना, नीचे लिखो, नीचे अगला पॉइंट करके लिख लेना, देखो भारत में मकबरे बनवाने का श्रेय किसे जाता है, तो भारत में लिख लेना, भारत में लिखो, भारत में मकबरे बनाने का श्रेय, ठीक है, चलो किसे दिया जाता है, इल्तुतमिश। सही है, आगे आप ये समझ में। तो मकबरे बनवाने का श्रेय किसे आता है, मकबरे बनाने का श्रेय किसे आता है, इल्तुतमिश को दिया था। सबसे पहले इसने करा था कि, ठीक है, कि सबसे पहले जो दफनाया था कि उसके चारों ओर क्या बना दिया इसने, इमारत बना दी। तो इसके बाद में कॉपी करके दिया, दूसरों ने भी ऐसे करा। तो इसलिए इसको आता है भारत में मकबरे बनवाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो इल्तुतमिश को दिया था। तो ये इल्तुतमिश के समय की भी महत्वपूर्ण कार्य थे, एग्जाम में पूछा है। हो गया क्लियर, चलो ठीक है, आगे समझ में। बस ये ध्यान रख लेना, और कुछ ध्यान रखना है। इसके अलावा इल्तुतमिश जो था इसकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 1211 से लेकर 1236 तक रहा है, ठीक है। तो 1236 तक इसने शासन करा था, बस इसके अलावा कुछ इसमें रहता। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया आराम शाह के बाद आया इल्तुतमिश, ठीक है, 1236 तक रहा था। अब इल्तुतमिश के बाद अगला नाम निकला रजिया सुल्ताना, ये रजिया सुल्ताना, ठीक है। चलो रजिया सुल्ताना 1236 से 1240,
ठीक है, अब इसमें लिख लेना जो बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3-4 पॉइंट है, ये इश्यू पढ़ लेना, इसी क्वेश्चन आते हैं रजिया सुल्ताना में। ठीक है, चलो, तो रजिया सुल्ताना का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1236 से 1240 तक रहा। पहला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो, रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्ताना, लिखो, रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये? तो पहला क्वेश्चन ही आता है, ये पढ़ लेना, बोले पुराना क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आता है कि जो इल्तुतमिश था, इसकी पुत्री का नाम क्या था? रजिया सुल्ताना। ये उल्टा जाता है कि रजिया सुल्ताना के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ओके, क्लियर? चलो, दूसरा पॉइंट लिख लेना, इल्तुतमिश की पुत्री थी। फिर दूसरा पॉइंट करके लिखना, लिखो, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका भी कौन थी? यही है ना, तो प्रथम महिला है ना, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। ठीक है, तो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी जिसने क्या करा था? शासन की बागडोर संभाली थी। आ रहा है समझ में? तो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी? रजिया सुल्ताना। क्लियर? ये ध्यान, चलो, ठीक है, चलो, फिर अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो, रजिया का विवाह लिखना। रजिया का विवाह, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। लिखो, रजिया का विवाह। ठीक है, तो रजिया सुल्ताना का विवाह किससे हुआ था? तो लिखो, रजिया का विवाह भटिंडा के शासक, भटिंडा आता है पंजाब, क्षेत्र का नाम पंजाब में। ठीक है, तो लिखना, भटिंडा के शासक, रजिया का विवाह किससे हुआ था? तो रजिया का विवाह लिखना, भटिंडा के शासक अल-तुनिया से। अल-तुनिया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि रजिया का विवाह किससे हुआ था? तो रजिया का विवाह लिख लेना, भटिंडा के शासक अल-तुनिया से हुआ था। अल-तुनिया, है ना, अल-तुनिया। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्ताना का विवाह किससे हुआ था? तो रजिया सुल्ताना का विवाह भटिंडा के शासक अल-तुनिया से हुआ था। ठीक है, चलो, क्या बात करी रजिया सुल्ताना के बारे में? सबसे पहले रजिया सुल्ताना 1236 से रही 1240 तक, 4 साल तक शासन रहा। रजिया सुल्ताना कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली, तो नाम आएगा रजिया सुल्ताना। फिर आता है कि जो रजिया सुल्ताना थी इसके विवाह किससे हुआ था? तो रजिया का जो विवाह होगा भटिंडा के शासक कौन थे? तो भटिंडा के जो शासक थे, ठीक है, तो जिसका नाम क्या था? तो अल-तुनिया से इसका विवाह हुआ था। ठीक है, चलो, फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेना, लिखो, लिखो, रजिया के शासिका बनने पर, अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो, रजिया के लिखना, शासिका बनने पर, लिखो, रजिया के शासिका बनने पर, लिखो, उच्च पदाधिकारियों, ठीक है, उच्च पदाधिकारियों। ठीक है, तो रजिया के शासिका बनने पर उच्च पदाधिकारियों को कहा जाता था कि उलेमाओं। क्या कहा जाता था? उलेमाओं। उलेमाओं कौन होते थे? ये ध्यान रखना, क्वेश्चन लिख दिया। तो रजिया के शासिका बनने पर उच्च पदाधिकारियों उलेमाओं ने क्या करा था? लिखो, उसका विरोध करा। ठीक है, उसका विरोध किया, है ना। चलो, ये चीज लिख लेना कि रजिया के क्या हुआ था? तो रजिया के शासिका बनने पर, ठीक है, उच्च पदाधिकारी का मतलब देखो हुआ क्या था, ध्यान सुनना कि जो रजिया सुल्ताना थी, ठीक है, तो इसके पिता कौन थे? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश चाहते थे कि इसकी पुत्री क्या बने? शासिका बने। तो इसकी पुत्री शासिका बनती। अब शासिका बनती है तभी क्या होता है कि शासन करना शुरू करती है। लेकिन हुआ क्या? शासन करना शुरू करा, लेकिन इसी के समय के जो इसके उच्च पदाधिकारी थे, जिसने इसका क्या करा? विरोध करा, मतलब इसको काम हो नहीं देते थे कि कोई सा भी काम, है ना। इनका ये मानना था कि हम किसी महिला को अपनी शासिका घोषित नहीं करेंगे, है ना। इस तरीके से भी इसका शासन, जब इसने शासन करा तो इसका क्या करा गया था? एक तरीके से भी विरोध किया गया था। विरोध करने के कारण केवल कितने साल तक शासन कर पाई? 4 साल तक शासन कर पाई। तो क्वेश्चन आता है कि वे किसके गद्दी पर बैठने पर उसके उलेमाओं ने, उलेमाओं का मतलब होता उच्च पदाधिकारियों ने, जो भी होते शासिका के नीचे भी है, जो भी शासक के नीचे पदाधिकारी होते हैं, तो उन्हीं पदाधिकारियों ने इसका क्या करा था? विरोध करा। ठीक है, चलो, इसके बाद लास्ट लिख लेना, लिखो, लास्ट लिख लेना, लिखो, सन 1240 में, लिखो, सन 1240 में, लिखो, रजिया तथा उसके पति अल-तुनिया, रजिया तथा उसके पति अल-तुनिया। ठीक है, ये ध्यान, चलो, तो ध्यान रखना, सन 1240 में, सन 1240 में रजिया तथा उसके पति अल-तुनिया की
की हत्या लिखो, रजिया के भाई की हत्या लिखो, रजिया के भाई बहराम शाह, बहराम शाह लिखना ना, ये नाम आएगा बहराम शाह, ठीक है। तो 1240 में रजिया और अल्तुनिया की जो हत्या थी वो रजिया के भाई लिख लेना बहराम शाह ने, लिखो बहराम शाह ने डाकुओं की सहायता से, ठीक है, बहराम शाह ने डाकुओं की सहायता से, बहराम शाह ने डाकुओं की सहायता से, ठीक है, डाकुओं की सहायता से लिखना केथल, केथल जगह का नाम है, केथल का आता है हरियाणा में, है ना, पूछा जाता केथल का आता है, तो केथल आता है हरियाणा में। तो केथल के निकट, तो केथल के निकट क्या करवा दी गई थी, इसकी हत्या करवा दी गई, ठीक है, केथल के निकट इसकी हत्या करवा दी गई, केथल के निकट इसकी हत्या करवा दी गई डाकुओं की सहायता से। तो करीब तो किसने दी है, बहराम शाह ने, मतलब जो स्टेप ऐसे समझना भी है, ऐसे समझो। देखो कौन नहीं चाहता था कि रजिया सुल्ताना शशिका बने, तो उच्च पदाधिकारी उलेमा जो थे वो नहीं चाहते थे, है ना, जो राजा के नीचे पदाधिकारी होते हैं कि नहीं, देखा कि कभी जैसे प्रधानमंत्री के नीचे मंत्री होते कि नहीं होते, कैबिनेट मंत्री, उच्च मंत्री, अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं, वैसे होते थे। तो जो भी शासक होता था उसके नीचे पदाधिकारी होते थे। तो जो पदाधिकारी थे कि वो ये नहीं चाहते थे कि शासिका कौन बने, रजिया बने, लेकिन इसके पिता चाहते थे कि तो शासिका तो बन गई। तो उलेमाओं ने इसका क्या करा कि विरोध करा, और इसके काम जो भी होता था काम करने देते थे। तभी उलेमाओं ने क्या करा, जो रजिया का भाई था जिसका नाम क्या था बहराम शाह, इसको क्या कहा दिया, इसको कहा कि तू तेरी क्या करते, बहन की हत्या करते, अगला शासक इसको बना देंगे, तेरे को बना देंगे। तो इसको भी लालच दे देते। तो लालच लेने के कारण क्या हो जाता है कि ये क्या कर देता है, तो ये जो है रजिया और किसकी दुनिया दोनों की क्या करवा देता, हत्या करवा देता, ठीक है, क्लियर। और स्वयं क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, ठीक है। चलो तो इसके बाद अगला नाम लिख लेना ये केवल। अब देखो रजिया तक इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। अपन ने पढ़ रहे कि गुलाम वंश, तो गुलाम वंश में कहां से क्वेश्चन आता है, तो गुलाम वंश में एक तो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्वेश्चन आराम शाह से केवल ये आता है कि ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, या ऐबक की मृत्यु के पश्चात भी अगला शासक कौन बना था, तो आराम शाह बना, या ऐबक का पुत्र कौन था, या आराम शाह किसका पुत्र था, ऐसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है कि ये अगला शासक आता है इल्तुतमिश, से इंपोर्टेंट है ना, कि इल्तुतमिश जो था ये किसकी हत्या करके शासक बना था, ये इल्तुतमिश किसका गुलाम और दामाद था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है, किसने कुतुब मीनार का निर्माण करके पूर्ण करवाया था, राजधानी भी दिल्ली लेकर कौन आया था, ठीक है, तुर्कान चहलगाह का निर्माण किसने करा था, जो इंपोर्टेंट है इल्तुतमिश का शासनकाल। इल्तुतमिश के शासनकाल के बाद जो क्वेश्चन आता है वो रजिया सुल्ताना से कि भैया जो रजिया सुल्ताना थी किसकी पुत्री थी, पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, जिसने बागडोर संभाली थी, ठीक है। इसके अलावा रजिया का विवाह जो था भैया किससे हुआ था, अल्तुनिया से, अल्तुनिया का शासक था, तो भैया भटिंडा का शासक था, यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद जो नाम आता है, खाली आपको नाम नहीं निकलेना, इसके बाद अपने नाम देखा कि कौन गद्दी पे बैठेगा, बहराम शाह। तो बहराम शाह कौन था, ये कौन था, रजिया सुल्ताना का भाई था, इसने रजिया की हत्या करके शासक बना था। तो केवल नाम लिख लो 1240 से 1242 तक, केवल 2 साल तक शासक बना, और कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस, ठीक है। चलो इसका नाम कहा था कि तो इसने रजिया सुल्ताना की हत्या करी थी, बस ये नाम है। बहराम शाह के बाद अगला नाम लिख लेना अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इसमें खोल दो, इसमें कोई चीजें, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। अगला शासक कौन था, केवल इनमें नाम ले रखना, और इनके बारे में और कोई घटना नहीं इंपोर्टेंट बतानी है। अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद अगला लिख लेना, देखो नासरुद्दीन, नासरुद्दीन, ठीक है। मोहम्मद शाह, ठीक है, चलो। इसने 1246 से लेकर 1266 तक रहा। इसके बारे में बस ये तीनों पे ध्यान रखना, ये तीनों गुलाम वंश के शासक रहे, और इसमें ज्यादा कोई चीजें खास है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो अगला शासक आएगा उसके बारे में अपने को ध्यान रखना है कि वहां से क्वेश्चन आते हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। चलो ठीक है, खाली नाम न रखना। ये क्या बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक के बाद आराम शाह आया, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना आई, रजिया सुल्ताना के बाद बहराम शाह आया, फिर उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, इसका केवल नाम न रखना है, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, इसका केवल नाम न रखना है, इनसे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो इंपॉर्टेंट है। अब अगला शासक जो है उसका नाम लिख लो, अगला शासक का नाम इसका पुत्री का नाम कौन, ये अलग है भी, वो अलग है, ठीक है। सचिन नाम से भी ये बहुत है ना, सही है।
हाँ। तो वैसे ही है, नाम बहुत मिलेंगे आगे, ठीक है, एक ही नाम से बहुत मिलेंगे, ठीक है, ये जाना। जैसे पृथ्वीराज चौहान प्रथम अलग है, द्वितीय अलग है, तृतीय अलग है, हाँ युद्ध आए प्रथम द्वितीय तुरंत है, तृतीय थे, आया समझ में, वो चीज ये अलग है, हाँ। चलो अगला देखना, उसकी जो मृत्यु तो किया उसके शासनकाल में हुई, हाँ उसने मकबरा हाँ उसने तो उसको मकबरा बनवा दिया भी है, तो उसके तो शासनकाल में उसकी मृत्यु हुई, वो अलग उसको पूछो। हाँ अगला देखना, अगला लिखो भी, अगला शासक का नाम लिखना बलबन, ये इंपोर्टेंट, बलबन 1266 से 1286, ये इंपोर्टेंट है ना, ध्यान रखना। अगला शासक का नाम लिखो बलबन, ठीक है, इसको पढ़ना भी है, इंपोर्टेंट है, गुलाम वंश, क्या नाम बता रहे हैं, बलबन, चलो ठीक है, तो बलबन है ना। तो चलो क्या लिखना भी है बलबन के बारे में, बलबन कौन था, तो सबसे पहला पॉइंट करके इसमें लिख लो, लिखो बलबन के बारे में लिख लेना, पहला पॉइंट करके लिखो, कौन था भी बलबन, तो पहला पॉइंट करके लिखना, लिखो इसमें लिखना, लिखो इल्तुतमिश के द्वारा, लिखो इल्तुतमिश के द्वारा, लिखो लिखो इल्तुतमिश के द्वारा, लिखो इल्तुतमिश के द्वारा, लिखो बनाए गए, इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए 40 शक्तिशाली गुलामों में से, तो इल्तुतमिश के द्वारा, लिखो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए 40 शक्तिशाली गुलामों में से, 40 शक्तिशाली गुलामों में से लिखना भी, एक गुलाम बलबन था, आया समझ में क्या बोला मैंने, ठीक है। तो ये चीज बताई थी कि जो इल्तुतमिश था इसने क्या करा था, तो इसने 40 शक्तिशाली गुलामों का एक संगठन बताया था, ये बताया ना, ठीक है, कि इल्तुतमिश ने क्या करा था, तो इल्तुतमिश ने 40 शक्तिशाली गुलामों के संगठन बनाया था, इसको तुर्कान जलगान कहते हैं, पढ़ाया था। तो 40 जो शक्तिशाली गुलाम थे, कि 40 शक्तिशाली गुलामों में से गुलाम कौन था, एक गुलाम जो बलबन भी था। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे मैं बलबन किसका गुलाम था, तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, सही है। जो 40 शक्तिशाली गुलाम थे उसी में से एक बलबन भी था, तो कहीं विद्रोह होता था तो मैंने बताया 40 जाते थे, तो 40 में से कौन जाता था, बलबन भी जाता था, आ गया लॉजिक समझ में। तो नीचे करके लिख लेना, कि नीचे लिख लो बलबन, लिख लो बलबन इल्तुतमिश का ही गुलाम था, लिखो इल्तुतमिश का ही गुलाम, ठीक है। तो 40 शक्तिशाली गुलामों में से एक था, तो बलबन कौन था, तो बलबन इल्तुतमिश का ही गुलाम था, ठीक है, आ गया समझ में, चलो ठीक है। तो बलबन कौन था, तो बलबन इल्तुतमिश का ही गुलाम था। फिर नीचे लिख लेना, लिखो बलबन, लिखो बलबन इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से, ग्यासुद्दीन इंपोर्टेंट है, ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था, ग्यासुद्दीन, ठीक है। चलो ग्यासुद्दीन आदागा, ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन पूछा था कि इंपोर्टेंट है कि जो बलबन था वो क्या नाम से शासक बना था, ये क्या नाम से गद्दी पर बैठा था, तो बलबन जो था ये ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से शासक बना था, गद्दी पर बैठा था, हो गया क्लियर, ठीक है। चलो क्या बात करी थी अपन ने, देखो इससे पहले 3 शासक पढ़े, केवल उनका नाम जाना था, उसके बाद शासक बनता है, इसका नाम था बलबन। तो बलबन कौन था, तो मैंने बताया था इल्तुतमिश ने अपने 40 शक्तिशाली गुलामों का एक संगठन बनाया था, उन 40 शक्तिशाली गुलामों में से एक गुलाम कौन था, बलबन था। तो बलबन किसका गुलाम था, तो बलबन जो था वो इल्तुतमिश के गुलाम, 40 शक्तिशाली गुलामों में से एक था। उसके बाद मैंने बताया था जो बलबन था वो गद्दी पर बैठा, तो क्या नाम से गद्दी पर बैठा था, तो बलबन ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो क्वेश्चन आता है कि बलबन जैसे मोहम्मद गोरी के नाम से गद्दी पर बैठा था, मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये ध्यान रखना ना कि मोहम्मद गोरी के नाम से शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, तो ऐसी बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था, तो ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से क्या शासक बना था, गद्दी पर बैठा था, हो गया क्लियर। अब नीचे करके लिख लेना, देखो बलबन के समय के महत्वपूर्ण कार्य, क्या क्या इसने महत्वपूर्ण कार्य करे थे, ये जो एग्जाम में पूछा है, बलबन के समय के महत्वपूर्ण कार्य, बलबन के समय के महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। तो इसके समय के कौन कौन से भी इसने महत्वपूर्ण कार्य करे थे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला पॉइंट करके लिख लेना बलबन के समय के महत्वपूर्ण कार्य में, तो पहला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो लिखो इल्तुतमिश के द्वारा, लिखो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए, लिख रहा इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए, लिख रहा 40 शक्तिशाली गुलामों का संगठन इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए, लिखो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए, इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए 40 शक्तिशाली गुलामों का संगठन, क्या नाम था दिया कोष्टक में, तुर्कान-ए-जहलगान बताया था,
तो तुर्कान चहलगान क्या था? तो तुर्कान चहलगान, ठीक है, तो तुर्कान चहलगान क्या था? तो तुर्कान चहलगान जो था ये क्या था कि ये तो तुर्कान चहलगान यह 40 शक्तिशाली गुलामों का संगठन था। इसका निर्माण किसने करा था? तो ध्यान रखना, तुर्कान सुन लो, तुर्कान चहलगान का निर्माण करा था इल्तुतमिश ने। लेकिन मैं ये क्या लिखा रहा हूँ सुनना, मैंने लिखाया है कि जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए 40 शक्तिशाली गुलामों का जो संगठन था जिसका नाम था तुर्कान चहलगान का विनाश, का विनाश किसने करा था? बलबन ने, जबकि ये खुद ही गुलाम था भी, और इसने क्या कर दिया था? जो 40 शक्तिशाली गुलामों का संगठन था उसको समाप्त कर दिया इसने। आ गया समझ में? चलो देखो क्वेश्चन ये ऐसा आता है कि तुर्कान चहलगान का निर्माण किसने करा था? बलबन ने। सॉरी, तुर्कान चहलगान का निर्माण किसने करा था? इल्तुतमिश ने। फिर आता है कि भाई इसको विनाश किसने करा था? तो विनाश किसने करा था? तो विनाश करा था बलबन ने। फिर नीचे लिख लेना, लिखो बलबन ने अपने विद्रोहियों के लिए, लिखो एक नई नीति, लिखो बलबन ने, लिखना बलबन ने अपने विद्रोहियों के लिए एक नई नीति। तो बलबन ने लिखना अपने विद्रोहियों के लिए एक नई नीति, इन्वर्टेड कॉमा में नाम लिख लेना, पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोह एवं रक्त नीति, लोह एवं रक्त नीति, ठीक है, लोह, ठीक है, लोह एवं रक्त नीति अपनाई, ठीक है, लोह एवं रक्त नीति अपनाई थी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन आता है कि किसने अपने विद्रोहियों के लिए, ठीक है, तुर्कान चहलगान का विनाश करके अपने विद्रोहियों के लिए लोह एवं रक्त नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? बलबन, ठीक है। तो किसने अपने विद्रोहियों के लिए भी लोह एवं रक्त नीति अपनाई थी? ध्यान रखना, बलबन, ठीक है। चलो हो गया क्लियर? अब नीचे अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो बलबन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलबन को गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, ठीक है। तो बलबन को गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, ठीक है। तो बलबन को लिख लेना गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था क्या? बलबन, ठीक है। कोई सा भी वंश पढ़ो या सुन लेना ध्यान से, कोई सा भी वंश पढ़ो, ठीक है, उसमें सबसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है संस्थापक कौन था, सुन लेना। कोई सा भी वंश पढ़ो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसका संस्थापक कौन था। दूसरा आता है अगर कोई वास्तविक संस्थापक है तो है, नहीं है तो जरूरी नहीं है ना कि वास्तविक होगा, जो पहला हो वही हो सकता है वास्तविक संस्थापक वही, है ना। लेकिन सबसे पहला आता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा आता है कि इस वंश का संस्थापक बता दिया, अगर कोई वास्तविक संस्थापक है तो वो वास्तविक संस्थापक कौन था। फिर आता है कि उस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। फिर आता है कि उस वंश का अंतिम शासक कौन है। तो ये चार चीजें तो किसी वंश के बारे में पता होनी चाहिए, इंपोर्टेंट होती है। वैसे ही वंश पढ़ो, चार चीजें पता होना चाहिए, संस्थापक कौन है, अगर वास्तविक शासक है तो ये वास्तविक संस्थापक कौन है। तीसरा आता है कि सबसे शक्तिशाली कौन है, इतने लोग आएंगे उनमें सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। उसके बाद आता है अंतिम शासक की सबसे आखिरी में शासक कौन था, ठीक है। चलो हो गया क्लियर। तो गुलाम वंश का इसको क्या माना जाता है? अब जैसे सुन लो, गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, पूछ ले ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो तू बुद्धि देगा। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बताए, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? बलबन। और भी आगे नाम आएगा शमसुद्दीन बेमूस, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तो बाकी दो नाम, तो शमसुद्दीन बेमूस उन्होंने अंतिम शासक आएगा, ओके क्लियर। चलो तो गुलाम वंश का इसको क्या कहता है? शक्तिशाली। अब नीचे लिख लेना, लिखो लिखो बलबन ने, इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, बलबन ने, लिखो बलबन ने पारसी रीति रिवाजों पर आधारित, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ध्यान रखना, पारसी रीति रिवाजों पर आधारित, बलबन ने लिखना पारसी रीति रिवाजों पर आधारित, फारसी नहीं बोल रहा हूँ, पारसी बोल रहा हूँ ना। तो बलबन ने पारसी रीति रिवाजों पर आधारित, पहला पॉइंट करके लिख लेना, नवरोज उत्सव की शुरुआत करी। नवरोज उत्सव, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा था कि नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने करी थी। तो नवरोज उत्सव की जो शुरुआत करी थी बलबन ने करी थी। वो नवरोज उत्सव किस पर आधारित है? पारसी रीति रिवाज, पारसी धर्म होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पारसी जो धर्म होता है उस पर आधारित है। तो पारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने करी थी? बलबन ने। दूसरा लिख लेना पेबोस, पेबोस प्रथा, ये कुछ प्रथा होती भी है ना, क्या होती समझा रहा हूँ, पहले लिख लेना पेबोस प्रथा, ठीक है, पेबोस प्रथा तथा सिजदा प्रथा, सिजदा प्रथा की शुरुआत, ठीक है, पेबोस प्रथा तथा सिजदा प्रथा की शुरुआत भी किसने करी थी? बलबन ने, ठीक है। चलो तो देखो एक तो था ये पारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव, ये भी इसकी शुरुआत किसने करी थी?
तो एक तरह नवरोज उत्सव कौन करता था, नए वर्ष पर क्या मनाया था, तो क्या पर्व मनाया था पारसियों के द्वारा, उसको कहा जाता था नवरोज उत्सव। इसकी शुरुआत करी थी। पेगोस प्रथा का मतलब क्या होता है कि जो राजा होता है उस राजा के पास आके उसको दंडवत प्रणाम करना, उसके पांव को छूना, ये प्रथा होती थी। क्या पेगोस प्रथा, इसकी शुरुआत भी बलबन ने करी थी। और होता सिजदा प्रथा का मतलब होता है राजा के पास जाकर के दूर से राजा को आदर समर्पित करते, नहीं करते, देखा होगा, तो वो होती सिजदा प्रथा। इसकी शुरुआत भी किसने करी थी, इसकी शुरुआत भी बलबन के शासनकाल में हुई। ठीक है, तो ये इसके समय के भी इंपॉर्टेंट कार्य क्वेश्चन पूछा था, सुन लेना। क्या बताया कि बलबन कौन था, तो बलबन इल्तुतमिश के 40 शक्तिशाली गुलामों में से एक था, ये बताया। इसके बाद बंद करी थी बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। उसके बाद बंद करी थी बलबन जो था, इसके समय में इसने क्या क्या कार्य करे थे, तो बलबन जो था ये इसने सबसे पहले तो तुर्कान चहलगान जो था उसका विनाश करा था। उसके स्थान पर उसने एक नई नीति लाया था जिसका नाम था लोहे प्रति नीति, है ना। और इसी को क्या कहता है, तो इसी को गुलाम वंश का, जो मैंने बताया था आपको, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था बलबन। और बलबन ने अपने शासनकाल में पारसी रीति रिवाजों पर आधारित एक नवरोज उत्सव की शुरुआत करी थी, और एक सिजदा और पेगोस प्रथा की शुरुआत करी। हो गया क्लियर, ये ध्यान रखना। इसके बाद लास्ट लिख लेना, लिख लो, अगला पॉइंट करके लिख लेना। लिखो प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं शायर, अगला पॉइंट करके लिख लेना, प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं शायर। हाँ, तो प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं शायर जिसका नाम लिख लेना भी अमीर खुसरो, है ना। इनके बारे में लिखा दूंगा, खाली लिखो। तो प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं शायर, तो प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं लिख लेना शायर अमीर खुसरो। लिखना बलबन के समय में ही, लिखो बलबन के समय में ही सर्वप्रथम दिल्ली आए थे। ये क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं शायर कौन थे, ये जिनका नाम था अमीर खुसरो। तो ये किसके समय में सर्वप्रथम दिल्ली आए थे, तो अमीर खुसरो। ठीक है, तो प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं शायर जो थे अमीर खुसरो, ये सर्वप्रथम बलबन के समय में सर्वप्रथम आए थे, तो दिल्ली में आए थे। ठीक है, ये ध्यान। चलो, तो सर्वप्रथम किसके समय में दिल्ली आए थे, ये बलबन के समय में आए थे। ठीक है, चलो अब बलबन के बाद भी एक केवल नाम लिख लेना जो बता रहा हूँ, केकुबाद। अगला शासक का नाम क्या था, केकुबाद। केकुबाद 1286 से 1288। केकुबाद के बाद लिख लेना लास्ट शमशुद्दीन केमूस। शमशुद्दीन केकुबाद के पास केमूस, ये नाम लेना को भी केमूस 1288 से 1290 तक रहा था केमूस। ठीक है, और केमूस कौन था, ये तो भी गुलाम वंश का अंतिम शासक, बस ये ध्यान रखना। और इसी की हत्या करेगा जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश की स्थापना हो जाएगी। शमशुद्दीन केमूस। ठीक है, शमशुद्दीन केमूस, या केमूस भी नाम आता है, भी एक ही नाम केमूस, कभी केमूस भी लिखा हुआ आता है के पास, केमूस। ठीक है, तो शमशुद्दीन केमूस कौन था, भी तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन सा, शमशुद्दीन केमूस। और इसी के साथ कौन सा वंश समाप्त हो गया, गुलाम वंश।